डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के हवाले से, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के हवाले से ये सवाल हो सकता है, होता है कि ट्रांसफार्मर की बात हो या बस बार की हो या लाइन पे भी होता है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। छोटा केबल है तो उसके ऊपर भी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन होता है जो पायलट वायर भी कहलाता है। तो उन केसेस में ये रिस्ट्रेनिंग करंट क्या होता है और क्यों ज़रूरत है, सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्ट्रेनिंग करंट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्ट्रेनिंग करंट क्या है और ये क्यों चाहिए। तो इसका जवाब आपको देना चाहिए, बहुत आसान है कि देखें जब थ्रू फॉल्ट करंट आता है उस वक़्त तो आइडियल कंडीशन ये है कि जितना करंट बस बार में जा रहा है उतना करंट बाहर बस बार के बाहर फ्लो हो रहा है। वो मैंने आपको पता है कि बस बार के अंदर जितना करंट जा रहा है जितना बाहर जा रहा है, अगर फॉल्ट बाहर है, एक आपके पास ग्रिड स्टेशन है, वहाँ फॉल्ट कहीं और आया हुआ है, तो ये जो ग्रिड स्टेशन की जो बस है, यहाँ पर जितना करंट यहाँ से एंटर होगा वही करंट यहाँ से बाहर जा रहा है। फॉल्ट तो यहाँ पर है कहीं दूर लाइन के ऊपर, तो इस बस बार के डिफरेंशियल प्रोटेक्शन पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मतलब मसला ये है कि इधर भी एक सीटी है, इधर भी एक सीटी लगी हुई है, दोनों तरफ बस बार के, इधर भी इधर दूसरी साइड पे भी। तो यार ये जो है ये दोनों सीटी के अंदर जब बहुत हेवी करंट होगा तो ये भी तो हो सकता है कि सीटी का एरर भी बढ़ जाए। एब्सोल्यूट एरर तो बढ़ जाएगा ना, फर्ज करो कि 5% एरर जो अलाउ है ना, 5P20 है, ±5, इसमें भी 5%, उसमें 5%, एक में प्लस एक में माइनस, तो डबल हो गया ना एरर। इसका मतलब इस एरर को देखना है, इसका मतलब ये होता है। और दूसरे ये है कि कभी एक सीटी का सेकेंडरी जो आउट हो जाए किसी वजह से, सेकेंडरी साइड की वायरिंग में गड़बड़ हो जाए। तो इन दोनों केसेस में ये है कि जब ये जो जितना थ्रू करंट है ना, इसका डिफरेंशियल करंट एक सर्टेन परसेंटेज होना चाहिए, यानी डिफरेंशियल करंट जितना जितना डिस्टेरिंग करंट, जितना कि थ्रू करंट बढ़े उतना ही डिफरेंशियल करंट को बढ़ना चाहिए। तो जो डिस्टेनिंग करंट है, जो थ्रू करंट है, ये स्केलर सम होता है और जो डिफरेंशियल करंट है ये वेक्टर सम होता है, यानी उसमें डिफरेंस निकालते हैं और स्केलर में सीधा सीधा जमा करते हैं। 10 यहाँ से आया, 10 गया तो 20 हो गया डिस्टेनिंग, और अगर 10 आया और 10 गया तो डिफरेंशियल हो गया 0। समझ रहे हैं, 10 करंट आया बस बार में और 10 ही चला गया तो वेक्टर सम 0। ये दोनों की डायरेक्शन अलग है, एक वेक्टर इधर से था एक वेक्टर उधर था, वो तो 0 हो गया ना। लेकिन अगर इसका स्केलर सम लें 10 और 10 का, तो ये 20 जो है ये कहलाएगा रिस्ट्रेनिंग करंट। तो याद रखें, डिफरेंशियल करंट इज ए वेक्टर सम ऑफ द नंबर ऑफ करंट इन एंड आउट फ्रॉम ए बस बार, वेयर एज द रिस्ट्रेनिंग करंट इज द स्केलर सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द करंट्स। तो रिस्ट्रेनिंग करंट की अहमियत है कि वो, नट शेल में जवाब, रिस्ट्रेनिंग करंट की ये अहमियत है कि वो इन रश थ्रू फॉल्ट करंट के केस में माल ऑपरेशन ऑफ डिस्टेंस, माल ऑपरेशन ऑफ द डिफरेंशियल रिले को ब्लॉक करता है, क्योंकि एज द रिस्ट्रेनिंग करंट इंक्रीजेज द डिफरेंशियल पिकअप करंट आल्सो इंक्रीजेज ड्यू टू द स्लोप करेक्टरिस्टिक ऑफ द डिफरेंशियल रिले लाइक दिस। तो इसलिए जैसे जैसे ये करेक्टरिस्टिक है, जैसे जैसे रिस्ट्रेनिंग करंट बढ़ेगा वैसे वैसे जो डिफरेंशियल करंट भी बढ़ता जाता है। तो क्या पर्पज़ हो गया सिग्निफिकेंस, कि रिस्ट्रेनिंग करंट एक्चुअली हेल्प्स इन blocking the mal-operation of the differential relay in case of the external fault or through fault current, यानी कि anywhere in the system except the bus bar। जब बस बार के ऊपर है तो मसला ही कोई नहीं है ना, दोनों करंट एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो डिफरेंशियल करंट तो बहुत ही बढ़ गया, वेक्टर सम उनका तो प्लस हो गया ना, 10 और 10 20 हो गया, और जो उनका स्केलर भी था 20 ही हो गया। तो उसको फॉल्ट लाइन कहते हैं। फॉल्ट लाइन किसको कहते हैं, जबकि दोनों बराबर हो जाएं, यानी कि जबकि डिफरेंशियल और रिस्ट्रेनिंग करंट बराबर हो जाए उसको कहते हैं फॉल्ट पॉइंट। वहाँ पे तो ऑपरेट होना ही होना है, और उसको मैंने अलग से वीडियोस में समझाया हुआ है कि वो टेंजेंट होता है, 45 डिग्री का एंगल बनता है। आप खुद ही सोचें कि अगर आपके पास एक कोई ऐसी पोजीशन हो इस तरह की, और यहाँ पर कोई पॉइंट हो और वो बराबर उसका डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल से और वर्टिकल से हो, तो ये जो एंगल बनेगा ये 45 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि x इज इक्वल टू वाई है, तो टेंजेंट लेंगे तो अपोजिट अपॉन बेस, इसका मतलब है अपोजिट अपॉन बेस, तो ये एंगल 45 होना चाहिए। तो ये टेंजेंट 45 होता है स्लोप का। तो इसलिए आप इसको जहन में रख लें कि ये मैं ऐसे बड़े देसी तरीके से समझा रहा हूँ। ये x है, ये y है, तो अगर यहाँ पर टेंजेंट की एक लाइन है तो ये टेंजेंट की लाइन जो है इसको 45 डिग्री पे बनाएंगे। तो फॉल्ट लाइन का एंगल क्या होता है, 45 डिग्री, याद रखें। व्हेन आई डिफरेंशियल इज इक्वल टू आई रिस्ट्रेंट, दैट इज द फॉल्ट लाइन। और उसके बाद तो जाहिर ऑपरेट होना ही है, अगर डिफरेंशियल और बढ़ जाए, रिस्ट्रेनिंग और कम हो जाए, तो वो तो ऑपरेट होना ही है। तो इसको याद रखें। मैं बहुत ही छोटे छोटे तरीक़ों से छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। दीज आर अप्लीकेबल टू द
ट्रांसफार्मर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन एज वेल एज लो इम्पीडेंस बस बार प्रोटेक्शन। लो इम्पीडेंस बस बार प्रोटेक्शन दोनों पे ये थ्योरी अप्लीकेबल है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप समझते हैं किसी काम की ये चीज़ें हैं तो प्लीज़ ये लोगों को बता दें, लोगों को शेयर करवा दें, उनका फ़ायदा हो जाएगा। मुझे कोई इनकम नहीं होने वाली। आप इसको समझें बात को, कि मैं अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए आपको रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कोई व्यूज़ बढ़वाने के चक्कर में हूँ, ना मैं कोई मार्केटिंग करता हूँ। मैं तो सिर्फ पढ़ाने में मेरा दिलचस्पी है तो पढ़ाता रहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।